नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस बेसिक्स क्रैश कोर्स में, जहां हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेसिक्स। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, मैं विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूं और हम सीखेंगे सबसे पहले कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को विंडोज़ 10 में लॉन्च कैसे करते हैं। तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूँगा कि आप माउस को यूज़ करके किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लॉन्च कर सकते हैं और बिना माउस को यूज़ किए आप किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लॉन्च कर सकते हैं। यानी कि हम सिर्फ कीबोर्ड की मदद से भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को अपने सिस्टम में लॉन्च कर सकते हैं। तो जो सबसे फास्टेस्ट तरीका है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को अपने सिस्टम में लॉन्च करने का, वो ये है कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को अपनी टास्क बार में पिन कर दीजिए यहाँ पे। तो जैसे ही आप इस टास्क बार में पिन करेंगे और क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो लॉन्च हो जाएगा। जो दूसरा तरीका है, जो कि थोड़ा सा स्लो है, आप यहाँ पे टाइप कीजिए एक्सेल, EXCEL। एक्सेल एप्लीकेशन अभी हो जाएगी, आप इसे यहाँ पे क्लिक करके और लॉन्च कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास माउस का एक्सेस नहीं है तो आप किस तरह से एक्सेल को लॉन्च करेंगे। आप विंडोज़ के साथ आर बटन को दबाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे EXCEL और एंटर करेंगे। तो जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, मैंने बिना माउस को टच किए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लॉन्च कर लिया है। तो सबसे फास्ट तरीका कौन सा है कि आप टास्क बार में इसे पिन कर दीजिए। यहाँ पे कैसे पिन करते हैं, जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लॉन्च किया हुआ है तो आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे अनपिन जहाँ लिखा आ रहा है वहाँ पे पिन लिखा होगा, पिन टू टास्क बार। तो जैसे ही आप इसे पिन कर देंगे तो ये हमेशा के लिए आइकन यहीं पे आ जाएगा और यहाँ से आप क्विकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लॉन्च कर सकते हैं। जब आपके पास माउस का एक्सेस नहीं हो तब आप क्या करेंगे, विंडोज़ के साथ आर बटन दबाएंगे और एक्सेल टाइप करके और एंटर करेंगे। तो इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लॉन्च कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके होंगे, लेकिन ये दोनों तरीके ही मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ जिससे कि मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बहुत फास्ट लॉन्च कर सकूँ। तो चलिए हम लॉन्च करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। तो जैसे ही आप लॉन्च करेंगे आपके सामने इस तरह की एक विंडो अपीयर होगी। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको देखने में सुविधा होगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी विंडो जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई है। जो पहला पार्ट है, यहाँ पे लिखा रहा है रीसेंट, यानी कि यहाँ पर रीसेंट फाइल्स जो भी ओपन हुई हैं उनकी पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पे आ गई है। आप यहाँ पे किसी भी फाइल पे क्लिक करके उन फाइल्स को यहाँ से डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। और जो सेकंड पार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ ट्यूटोरियल्स दिए हुए हैं, कुछ बिजनेस टेम्पलेट्स दी हुई हैं। आप यहाँ पर आकर के किसी भी टेम्पलेट पे क्लिक करके और टेम्पलेट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी वाइज टेम्पलेट्स दी हुई हैं, कुछ ग्राफ्स बने हुए हैं, कुछ पर्सनल टेम्पलेट्स हैं, कुछ बजट्स बने हुए हैं। तो यहाँ से भी आप वो टेम्पलेट्स डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हम बेसिक सीख रहे हैं, हम टेम्पलेट्स का यूज़ नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ब्लैंक वर्कबुक पे। तो मैं जैसे ही ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करता हूँ, ये आपके सामने पूरी की पूरी एक ब्लैंक एक्सेल वर्कबुक ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे इस पूरी की पूरी विंडो के अंदर ये वर्कबुक जो है अगेन दो पार्ट में डिवाइड हुई है। जो पहला पार्ट है उसके अंदर ये सारे के सारे मेन्यू और मेन्यू आइटम्स आ गए हैं। जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर ये बहुत सारे बॉक्सेस बने हुए आ गए हैं। तो हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है वो डेटा कैलकुलेशन के लिए और डेटा एनालिसिस के लिए काम आता है। तो डेटा एनालिसिस और डेटा कैलकुलेशन जो होता है वो इन बॉक्सेस के अंदर ही होता है। इन बॉक्सेस को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल कहा जाता है। अब हम सब लोगों को पता ही है कि यहाँ पे डेटा कैलकुलेशंस होता है इन सेल्स के अंदर। तो किस तरह का डेटा कैलकुलेशन होता है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको आपकी सहूलियत के लिए मैं इस विंडो को थोड़ा और जूम कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहे। तो यहाँ से आप एक्सेल की वर्कबुक की साइज़ को जूम कर सकते हैं बिना फॉन्ट की साइज़ को इंक्रीज़ किए हुए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक किया, इससे एक्सेल वर्कबुक के अंदर जो मेरा व्यू है वो जूम हो गया है। ओके, तो हम बात कर रहे थे डेटा की। तो किस तरह का डेटा आप एक्सेल में लिख सकते हैं और किस तरह का डेटा आप एक्सेल में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो पहला डेटा आता है वो है नॉर्मल टेक्स्ट डेटा। तो जिस तरह से मैं टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ, आप इस तरह का डेटा भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लिख सकते हैं। टेक्स्ट के कुछ फंक्शंस होते हैं जैसे कंकैटिनेट फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, ट्रिम फंक्शन। ये हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे कि हमें किस तरह से टेक्स्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। जो दूसरी तरह का डेटा टाइप आता है वो होता है नंबर्स। अब नंबर्स कौन से होते हैं, नंबर जैसे 1, 2, 2.3, यानी कि ये डेसिमल नंबर्स हैं, 6.4213, इस तरह से ये नंबर्स होते हैं। तो नंबर्स भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैलकुलेट कर सकते हैं। जो तीसरा डेटा होता है वो होता है डेट्स, यानी कि कौन सी डेट, जो कि हमारी कैलेंडर डेट्स होती हैं, जैसे 01/01/2022, 1/1/2022। तो इस तरह का डेटा भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेट से रिलेटेड डेटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
जो नेक्स्ट डेटा टाइप होता है वो होता है बूलियन डेटा। अब बूलियन डेटा क्या होता है? बूलियन का मतलब होता है जब भी आपको रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में लाना हो, यानी कि जब भी आप ट्रू लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, चाहे आप देखिए मैंने लोअर केस में लिखा है, लेकिन मैं जैसे ही मैं ट्रू लिख करके और एंटर करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि एक तरह का डेटा टाइप बन चुका है। अब मैं यहाँ पे फॉल्स लिखूँगा तो यह ऑटोमेटिकली अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0। तो जब भी आपको आपका रिजल्ट या आउटपुट 0 या 1 में चाहिए, या फिर आप जब भी 0 या 1 का इनपुट देते हैं तब आप 0 या 1 की जगह ट्रू या फॉल्स भी लिख सकते हैं। जब हम आगे फंक्शंस को कवर करेंगे तब मैं आपको ये चीज़ समझा दूंगा कि आपको ट्रू या फॉल्स कब यूज़ करना है और कब 0 या 1 का यूज़ करना है। जो नेक्स्ट डेटा टाइप होता है वो होता है करेंसीज। करेंसी कैसी? जैसे कि डॉलर्स हो गए, पाउंड्स हो गए, इंडियन रुपीज़ हो गए। तो जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लिख के बताता हूँ। मैं लिखता हूँ 2000, ठीक है। अब मैं इस सेल को सेलेक्ट करता हूँ। अब मुझे जैसे इसे करेंसी में कन्वर्ट करना है तो अब यहाँ पे देखेंगे तो एक छोटा सा आपको अकाउंटिंग फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा। अकाउंटिंग फॉर्मेट में आप चाहे तो इसे रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर डॉलर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर पाउंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई ऐसी करेंसी है जो कि आप यहाँ पे ऐड करना चाहें तो भी आप आसानी से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऐड कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे काफ़ी सारा टेक्स्ट लिख दिया है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि जिस भी सेल के अंदर हमने ये टेक्स्ट लिखा है, हम इस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग मतलब हम इस टेक्स्ट की प्रेजेंटेबिलिटी को, इसकी विजिबिलिटी को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जो बहुत ही बेसिक फॉर्मेटिंग टेक्निक्स हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट के किसी भी प्रोडक्ट में आपको देखने को मिलेगी, वो होती है यहाँ पे आप इसकी फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ कि मैं इस को थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट करके ड्रैग कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहेगी। मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग चेंज कर सकता हूँ, यानी कि मैं फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ, कोई भी एक फ़ॉन्ट ले लीजिए, जैसे एरियल राउंडेड एम्प्टी बोल्ड। इसके बाद मैं इसे बोल्ड बना सकता हूँ, मैं इसे इटैलिक बना सकता हूँ, मैं इसके नीचे अंडरलाइन कर सकता हूँ, या फिर मैं इसके नीचे डबल अंडरलाइन भी कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैंने जितने भी क्लिक्स किए हैं इस पर्टिकुलर सेल के अंदर, मुझे वो सारे के सारे क्लिक्स दोबारा इन पे नहीं करने। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन आ रहा होगा, एक छोटा सा पेंट ब्रश बना हुआ है। तो जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे, इसने क्या किया है कि जितनी भी फॉर्मेटिंग आपने यहाँ पे करी है उसे एक साथ कॉपी करके रख लिया है। अब इसको आप जहाँ भी क्लिक करेंगे तो वहाँ पे वो फॉर्मेटिंग एग्जैक्टली ऐसे के ऐसे कॉपी हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं और क्या क्या ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो नंबर्स लिखा है, मैं इसकी साइज़ इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे या तो ए जो लिखा है उस पर क्लिक करके इसकी साइज़ इंक्रीज़ कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे मैनुअली इसकी साइज़ टाइप भी कर सकता हूँ 35, या फिर मैं यहाँ पर माउस से क्लिक करके साइज़ को और भी डिक्रीज़ या इंक्रीज़ कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो डेटा है इसका कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है जो डेटा लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ से उस टेक्स्ट की कलर भी चेंज कर सकता हूँ। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि वो कलर ब्लू हो, ब्लू ओके, ग्रीन करना चाहता हूँ तो मैं ग्रीन कर सकता हूँ। उसके बाद जो सेल के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है इसका कलर मैं अगर चेंज करके येलो करना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ, रेड करना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ, मैं क्या करता हूँ, मैं सेल को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि अब आपको क्या होगा ना कि मैं जब इसके अलाइनमेंट ऑप्शन बताऊँगा तब आपको समझ में आ जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुल 6 तरह के आपको अलाइनमेंट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नीचे वाले 3 हैं वो तो बहुत ही बेसिक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई भी सेल के अंदर जब भी आपको डेटा टाइप करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट अलाइंड होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो लेफ़्ट अलाइंड ही है, इस वजह से आपको यहाँ पे चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ओके। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड में अलाइंड है। अब मैं इसे सेंटर में अलाइन करना चाहता हूँ तो मैं जैसे सेंटर वाले अलाइन पे क्लिक करूँगा यहाँ पे तो वो सेंटर में आ जाएगा। और मैं राइट अलाइन करना चाहता हूँ तो मैं उस पर्टिकुलर सेल के अंदर लिखे हुए डेटा को राइट में भी अलाइन कर सकता हूँ। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे ध्यान से
तो मैंने जब ये सारा का सारा डेटा जो लिखा है वो तो ऑलमोस्ट सेंटर में नज़र आ रहा है, लेकिन ये ऑलमोस्ट जो डेटा पर्टिकुलर लिखा हुआ है इस सेल के अंदर, ये राइट हैंड साइड डाउन कॉर्नर में नज़र आ रहा है। तो अगर मैं इसे सेंटर में लाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इसे सेंटर पे क्लिक करूँगा और इस पूरी की पूरी सेल के अलाइनमेंट में जहाँ पे बिल्कुल इस जगह यहाँ पे लाना चाहता हूँ सेंटर में, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मिडल अलाइन हो जाएगा। उसके बाद ये टॉप अलाइन हो जाएगा अगर मैं टॉप अलाइन करना चाहता हूँ तो, और अगर बॉटम अलाइन करना चाहता हूँ तो बॉटम अलाइन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के मुझे इस पर्टिकुलर सेल के अंदर इस टेक्स्ट को बिल्कुल सेंटर अलाइन करना है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये सेंटरली अलाइन हो जाएगा। इसके बाद आपको उसके बाद देखने को मिलते हैं यहाँ पे इंडेंटेशन ऑप्शन होते हैं, यानी कि कितनी बार ऐसा होता है कि आपने कोई भी डेटा लेफ़्ट अलाइन करना है, आपने अलाइन किया हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो सेंटर अलाइन ना होकर के बस थोड़ा सा एक मार्जिन ऐड हो जाए। तब आप उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे इंक्रीज इंडेंट। तो ये जो आपका जो टेक्स्ट लिखा है उसको थोड़ा सा राइटवर्ड शिफ्ट कर देगा। एग्जैक्टली सेंटर में नहीं लेकर के गया है, बस थोड़ा सा उसने राइटवर्ड शिफ्ट किया है, लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा मार्जिन ओपन किया है। इसी तरह से डिक्रीज इंडेंट भी काम करता है। तो जैसे मैं डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करूँगा तो वो डेटा ऑटोमेटिकली जो भी उसने उसके लेफ्ट में मार्जिन दिया था वो डिलीट कर देगा। ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आता है ऊपर ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि आपको डेटा लेफ़्ट टू राइट लिखना है, या अप टू डाउन लिखना है, या डाउन टू अप लिखना है, या फिर डायगोनल लिखना है। तो हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं इसे ड्रैग करके यहाँ पर लेकर के आता हूँ और हम देखते हैं यहाँ पे। अब जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे मुझे ऊपर से नीचे डेटा चाहिए, तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये डेटा जो है ऊपर से नीचे लिखा आ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जैसे मुझे इस डेटा को ऊपर से नीचे नहीं, रोटेट अप करना है तो मैं इस तरह से रोटेट भी कर सकता हूँ। मुझे इसे रोटेट डाउन करना है तो मैं रोटेट डाउन भी कर सकता हूँ। अगर मुझे इसे क्लॉकवाइज करना है तो क्लॉकवाइज भी कर सकता हूँ, और मुझे एंटी क्लॉकवाइज करना है तो मैं एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप टेक्स्ट के ओरिएंटेशन को अपनी इच्छा अनुसार चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा रैप टेक्स्ट। अब रैप टेक्स्ट क्या होता है, जैसे कि मैंने नंबर्स लिखा है, अब इस नंबर्स के आगे मैं क्या करता हूँ, और भी बहुत सारे डेटा ऐड कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। और इसके पास वाला सेल जो कि ब्लैंक सेल है, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूंगा तो जो कि मैंने डेटा इस सेल में लिखा था वो तो दिखाई नहीं दे रहा है, वो विजिबल नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि ये सेल जो है, इसने जो भी डेटा लिखा है वो दूसरे सेल में ना जाकर फैले। ठीक है। तो इस अगर ये फैल रहा है दूसरे सेल में जा कर के, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रैप टेक्स्ट कर दूंगा। तो वो डेटा जो है उस पूरे के पूरे टेक्स्ट को रैप कर देगा इस पर्टिकुलर सेल के अंदर ही। तो ये रैप टेक्स्ट आपका यहाँ पे काम आता है। उसी के नीचे एक ऑप्शन आ रहा होगा मर्ज एंड सेंटर। तो ये मर्ज एंड सेंटर जो है, क्या होता है कि इन दोनों बी और सी, ये जो सेल है, इन दोनों को मैं मर्ज करके एक ही सेल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, और ये डेटा जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये बिल्कुल दोनों सेल के सेंटर में आ जाना चाहिए। यानी कि अभी आप देखेंगे तो ये B3 सेल है, यहाँ पे आप रेफरेंस में देख सकते हैं ये B3 सेल है, और यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप यहाँ रेफरेंस में देख सकते हैं कि ये C3 सेल है। अब मैं चाहता हूँ कि ये डेटा जो है वो सेंटर में आ जाए, इन दोनों सेल जो हैं वो दोनों के सेल मर्ज हो जाएं। तो मैं क्या करूँगा, दोनों सेल को सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद क्लिक करूँगा मर्ज एंड सेंटर पे। तो ये दोनों सेल जो हैं वो क्या हो जाएंगे, एक ही सेल के अंदर मर्ज हो जाएंगी, और ये पूरा का पूरा सेल जो है वो B3 बन जाएगा। अब यहाँ पे D3 है और जो C3 है वो ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन मिलता है, जिससे कि आप दो सेल को एक ही सेल में मर्ज कर सकते हैं। अगर आप इसे दोबारा से अनमर्ज करना चाहते हैं, यानी कि मुझे मेरे दोबारा से वो C3 सेल चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये मर्ज एंड सेंटर जो एक्टिवेटेड है, मैं इस पर क्लिक कर दूँगा तो वो सेल वापस आ जाएगा, और ये डेटा मेरा ऑटोमेटिकली B वाली सेल में, यानी कि B3 सेल में चला जाएगा। तो ये थे कुछ ऐसे बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस जो कि आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पता ही होना चाहिए। अभी हमने सीख लिया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरह से टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं, हम छोटा कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, उसका ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब सीखेंगे कि किस तरह से सेल के अंदर, यानी कि पूरी की पूरी सेल की फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो बहुत आसान
तरीके से समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 01/01/2022 मैं यहाँ पे एक डेट लिखता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने जो सीखा है मैं उसे अप्लाई करता हूँ। मैं इसे सेंट्रली अलाइन करता हूँ, उसके बाद मैं इसकी साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ और मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ। अब मुझे इस पर्टिकुलर सेल की फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, ठीक है। हम सब लोग बहुत आसानी से देख सकते हैं कि एक डेट है। अब मैं क्या करता हूँ, इस सेल की फॉर्मेटिंग चेंज करने के लिए मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ फॉर्मेट सेल्स पे। तो जैसे ही फॉर्मेट सेल्स पे क्लिक करूँगा तो आपके सामने ही बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे। तो एक्सेल ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये एक तरह की डेट है, तो उसने एक्सेल के डेट के जितने भी ऑप्शन है आपको यहाँ पे दे दिए हैं। यहाँ पे आपको एक्सेल बता रहा है कि आपको किस तरह से डेट लिखनी है। तो यहाँ पे आप अगर इस तरह से लिखना चाहते हैं 14/3/2012 तो इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि ये DDMMYY फॉर्मेट में है। अगर आप ये चाहते हैं कि लॉन्ग डेट लिखें, यानी कि पूरा का पूरा मंथ भी वहाँ पे लिखा आना चाहिए, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कहीं भी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सैम्पल के अंदर जो आपने डेट लिखी है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी और आप यहाँ से उसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे फुल डेट लिखी भी आ जाएगी विथ डे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो सैटरडे 1 जनवरी 2022। तो इस तरह से आप डेट्स किस तरह से आप अपने डेटा में अपीयर करना चाहते हैं वो आप यहाँ से ऑप्शंस में से सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद और कुछ ऑप्शंस भी देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने अलाइनमेंट का बताया ही है आपको कि ये जैसे कि सेंट्रली अलाइन है। अगर मैं इसका अलाइनमेंट चेंज करना चाहता हूँ तो मैं बाय डिग्री इसका अलाइनमेंट चेंज भी कर सकता हूँ, ये हमने ओरिएंटेशन में देखा ही था। इसके अलावा मैं इसका फॉन्ट भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं इसे बॉर्डर भी दे सकता हूँ। यहाँ पे बड़ी लाइन का बॉर्डर देना है, छोटी लाइन का बॉर्डर देना है, डॉटेड बॉर्डर देना है, डबल लाइन का बॉर्डर देना है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद मैं इस सेल के अंदर कोई भी कलर भी फिल कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे ग्रीन कलर फिल करना चाहता हूँ, तो मैं जैसे ग्रीन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वो मुझे प्रीव्यू नज़र आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से सेल की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। अलाइनमेंट के ऑप्शंस आपको ऑलरेडी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर सेल के अलाइनमेंट आपको किस तरह से मैनिपुलेट करने हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये कुछ बेसिक्स ऑप्शंस होते हैं फॉर्मेटिंग के। इसके अलावा आप जैसे यहाँ पे ओके करेंगे तो वो पूरा का पूरा अप्लाई हो जाएगा। अभी अगर मुझे यहाँ पे इस सेल के अंदर जो डेट लिखी हुई है उसको चेंज करना है तो मैं दो तरीके से इसे चेंज कर सकता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फॉर्मूला बार है, इसे फॉर्मूला बार कहते हैं। आप इसके अंदर जो भी फॉर्मूला फ्यूचर में जब अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला को आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि मैं इसे फॉर्मूला बार क्यों कह रहा हूँ। तो आप यहाँ से भी इसे डायरेक्टली डेट चेंज कर सकते हैं, या फिर इस सेल के अंदर डबल क्लिक करके भी चेंज कर सकते हैं, या फिर इस सेल पे क्लिक करने के बाद आप F2 प्रेस करेंगे, फंक्शन की F2, तो भी आप डेट चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 01/01/22 लिखा है, तो मैं करता हूँ 02/1/22। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये डेट चेंज हो जाएगी। अब मैं देखता हूँ मेरे पास और कौन कौन से सेल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन हैं। तो मैं इसे कर देता हूँ, चलिए इसे रहने देते हैं। हम यहाँ पे सेकंड सेल में काम करते हैं। अब मैं जैसे यहाँ पे कोई भी नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 20,000, ठीक है। ये मैंने 20,000 लिख दिया है। मैं इसे सेंट्रली अलाइन कर देता हूँ और इसकी फॉन्ट साइज़ भी चेंज कर देता हूँ। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ और क्लिक करता हूँ फॉर्मेट सेल्स पे, लेकिन इसका शॉर्टकट की भी है। आप जिस भी सेल की फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहें उस सेल पे क्लिक कीजिए और कंट्रोल के साथ 1 बटन दबाइएगा, कंट्रोल+1, तो उससे ये आपका ऑप्शन सामने अपेयर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप जैसे कि आप देख सकते हैं जनरल में लिया हुआ है। अगर आप इसे नंबर में कन्वर्ट करना चाहें तो नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें डेसिमल्स भी ऐड कर सकते हैं। आपको डेसिमल प्लेसेस कहाँ चाहिए, 2 पॉइंट के बाद चाहिए, 3 पॉइंट के बाद चाहिए, 4 पॉइंट के बाद चाहिए, तो आप यहाँ पे भी उसे ला करके रख सकते हैं। तो डेसिमल्स आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा ये 1000 सेपरेटर्स होता है, आप यहाँ पे कॉमा भी यूज़ कर सकते हैं, कॉमा एज ए सेपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे करेंसी का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किस करेंसी में आपको कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये देखिए इतने सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं।
अगर आप अकाउंटिंग फॉर्मेट में हैं तो आप सिंबल को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। सेम उस तरह से यह सारे के सारे आपको स्टैंडर्ड करेंसी सिंबल यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। डेट का मैंने आपको बता ही दिया था। उसके अलावा टाइम, अगर आपने कुछ टाइम नोट किया है एक्सेल में तो भी कर सकते हैं। आप इसे परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि बटा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कितनी बार ऐसा होता है कि जब आप कोई भी डेटा लिखते हैं तो उसमें काफ़ी सारी डिजिट्स होती हैं, 0 0 0 0 0, तो उसके बाद आप उसे इस तरह से एक्सपोनेंशियल साइंटिफिक फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उसे टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप उसे कस्टम तरीके से भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक लेवल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से रियलिस्टिक डेटा पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम किया जा सकता है। तो सबसे पहले इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। ये कुछ एक डेटा टेबल दी हुई है, ठीक है, एक टेबल है। इसके अंदर कुछ एम्प्लॉयज़ के नेम हैं, उनका कोड है, उनके डिपार्टमेंट है, यानी कि वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनकी सैलरी है, उनकी कंट्री, वो कौन सी कंट्री से है, उनका जेंडर है और उनकी टीम साइज़ है। ठीक है, बहुत सिंपल डेटा है। आप लोग यूजुअली ऐसा डेटा देखते ही होंगे और इमेजिन भी कर सकते हैं। मान लीजिए XYZ कंपनी का डेटा है, कुछ एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सीखेंगे कि किस तरह से आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैलकुलेशन की जाती है। तो हम सब लोगों को पता ही है कि यहाँ पे ये जो जितना भी लिखा हुआ है ये टेक्स्ट है, ये नंबर्स हैं, ये टेक्स्ट है, ये नंबर्स हैं, ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है और ये नंबर्स हैं। बहुत इजीली आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो सबसे बेसिक फार्मूला है हम उसे स्टार्ट करते हैं, वो है सम फार्मूला। तो आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये सैलरी दी हुई है, ठीक है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने ये जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं इन सबको टोटल कितनी सैलरी दी है। तो यूजुअली आप क्या करेंगे कि साहब ऐसा है कि इन सबको आप जोड़ लेंगे तो इन सबकी सैलरी आ जाएगी, लेकिन जोड़ेंगे कैसे? तो क्या कर सकते हैं आप, उसके लिए आप सम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो जहाँ भी जिस भी सेल में भी आपको टोटल सैलरी लेकर के आनी है, जैसे कि यहाँ पे, तो आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेल के अंदर सम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार टोटल, ताकि मुझे देखने में आसानी रहे। तो जब भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब भी आप कोई फंक्शन अप्लाई करते हैं तो हमेशा आप इक्वल्स टू लगा कर ही अप्लाई करें। अगर आप बिना इक्वल्स टू लगा करके कोई भी फंक्शन अप्लाई करेंगे या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वो दोनों, ना तो फंक्शन अप्लाई होगा ना फॉर्मूला अप्लाई होगा, और रिज़ल्ट आपको आउटपुट नहीं आएगा और कितनी बार आपको एरर भी फेस करनी पड़ सकती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है इक्वल्स टू, उसके बाद आपको लिखना है सम, क्योंकि मैं सम करना चाहता हूँ। उसके बाद आपके सामने ऑटो सजेशन के अंदर ये बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे कि आप क्या करना चाहते हैं। सम करना चाहते हैं, सम इफ करना चाहते हैं, सम इफ्स करना चाहते हैं, सम प्रोडक्ट करना चाहते हैं। ये बहुत सारे सम के अलग अलग फंक्शंस हैं। हाल फिलहाल हम इसे बहुत सिंपल रखते हैं और मैं अप्लाई करना चाहता हूँ कि सम फार्मूला, यानी कि सम करना, यानी कि इसको एडिशन करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम सम करेंगे। तो मैंने लिखा सम। उसके बाद आप चाहें तो इसे माउस से क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक, या फिर आप टैब बटन प्रेस कर सकते हैं। तो जैसे ही आप टैब प्रेस करेंगे तो वो फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपसे पूछ रहा है कि आप इसके अंदर क्या सम करना चाहते हैं। तो ये आपको रेफरेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो आप दो तरह से इसमें रेफरेंस दे सकते हैं। जो पहला होगा रेफरेंस, वो होगा सेल वाइज, यानी कि एक सेल दिया मैंने ये D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10 और D11, ठीक है। इस तरह से बनी ये रेफरेंस दे दिया, आप आसानी से देख सकते हैं। ये सारे के सारे सेल्स जिनका मुझे सम करना है वो मैंने सम कर लिए हैं। उसके बाद मैं शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करके और एंटर करूँगा तो यहाँ पे सम हो जाएगा। मैं इसकी साइज़ इंक्रीज कर देता हूँ, तो यहाँ पे सम हो गया है, ठीक है। अब मैंने जो फॉर्मूला अप्लाई किया है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि आप फॉर्मूला बार में से फॉर्मूला को एडिट भी कर सकते हैं, यानी कि फंक्शन को एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन सेल आउटपुट में
आपको हमेशा फॉर्मूला नज़र नहीं आएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ उस फंक्शन का, इस फॉर्मूला का आउटपुट नज़र आएगा। अगर आपको सेल के अंदर, इसी सेल के अंदर जा कर के फंक्शन को एडिट करना है तो या तो आप डबल क्लिक कीजिए या फिर आप F2 प्रेस करके उस फंक्शन को एडिट कीजिए। तो एक तरीका तो हो गया सम करने का ये। तो ये तरीका कब काम आता है कि जैसे मुझे कुछ नंबर यहाँ से जोड़ने हैं, कुछ नंबर यहाँ से जोड़ने हैं, कुछ नंबर यहाँ से जोड़ने हैं, तब आप सेल रेफरेंसिंग का यूज़ में लेते हैं। ठीक है, अब क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये तो पूरा का पूरा एक लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर से ही मुझे सम निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इस फॉर्मूला को यहाँ से डिलीट करूँगा। अब मैं लिखूँगा इक्वल्स टू सम। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे पूरी की पूरी रेंज ही सेलेक्ट कर देता हूँ मैं। अब रेंज क्या होती है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि D2 से लेकर के D11 तक, अगर मैं इस पूरी की पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये पूरी की पूरी रेंज इसके अंदर आ जाएगी। उसके बाद जैसे ही मैं ब्रैकेट क्लोज करके और एंटर करता हूँ तो भी आपको रिजल्ट वही आएगा। तो रेंज का उपयोग आपको तब करना है जब आपको एक पूरी की पूरी रेंज में डेटा दे रखा हो, सीधे सीक्वेंस में डायरेक्टली आपने सम फॉर्मूला अप्लाई किया, पूरी रेंज सेलेक्ट करी और आपका सम आ जाएगा। लेकिन जब आपको डेटा अलग अलग जगह से पिक करना हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम, मुझे यहाँ पे सिर्फ 3 लोगों की सैलरी जोड़नी, जैसे हैरी की, कॉमा चार्ली की, कॉमा थॉमस की। तो मैं इन तीनों की सैलरी पे सेलेक्ट करके और एंटर करूँगा तो यहाँ पे इन तीनों की ही सैलरी यहाँ पे आएगी। अब मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पे यार ये कौन कौन से 3 लोग थे, तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही यहाँ पे F2 प्रेस करूँगा, F2, तो वो तीनों के तीनों अलग अलग कलर में हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका सम फॉर्मूला। अब आप सोचेंगे सर हमने तो एक तरीका, हमने तो स्कूल कॉलेज में सीखा था कि आप प्लस करके भी सम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इक्वल्स टू दिस वन प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इस तरह से भी आप एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जब आप एडिशन करेंगे तो एडिशन तो हो जाएगा, लेकिन ये मैनुअल फॉर्मूला है तो आपको इसे अवॉइड करना है। जब भी आप करना चाहें तो आप इक्वल्स टू लिखें, सम अप्लाई करें, जिन भी सेल्स को सेलेक्ट करना है उनको सेल को सेलेक्ट करें, या फिर रेंज को सेलेक्ट करना है तो रेंज को सेलेक्ट करें और सम फंक्शन अप्लाई करें। तो ये था आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सबसे बेसिक फॉर्मूला, सम फंक्शन। तो हमने यहाँ पे सम फंक्शन को अप्लाई करना सीख लिया है कि आपको सम फंक्शन कब अप्लाई करना है और किस तरह से अप्लाई करना है। अब हम चलते हैं एक स्टेप फर्दर और हम एक और नया फंक्शन सीखते हैं। तो जैसा कि आप सब लोग इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उन सब की एक टीम बनी हुई है और उस टीम साइज़ यहाँ पे दी हुई है। किसी की 6 लोगों की टीम है, किसी की 8 लोगों की टीम है, किसी की 3 लोगों की ही टीम है, किसी की 8 लोगों की है, किसी की 7 लोगों की है। तो मैं जानना चाहता हूँ यार ये ऑन एन एवरेज एक जने के पास कितने लोग उसकी टीम में हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एवरेज फंक्शन को अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे एवरेज फंक्शन अप्लाई करने के लिए क्या करूँगा, इक्वल्स टू एवरेज लिखूँगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपको ये क्या ये सारे के सारे फंक्शंस याद करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे फॉर्मूलाज में जा कर के सारे फंक्शंस को आप यहाँ से देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक फंक्शंस हैं जो कि आपको आने ही चाहिए, जैसे कि सम फंक्शन, एवरेज फंक्शन, मैक्स फंक्शन, मिन फंक्शन। तो हम पहले उन फंक्शन को सीख लेते हैं, उसके बाद हम इन फार्मूला बार को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि कौन से फंक्शन आपको कहाँ पे काम में लेने हैं। तो ये बहुत ही सिस्टमैटिकली अलाइन किया हुआ है, सिस्टमैटिकली कैटेगराइज किया हुआ है कि आपको फाइनेंशियल फंक्शंस यूज़ करने हैं या लॉजिकल फंक्शंस यूज़ करने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, टेक्स्ट मैनिपुलेशन के लिए टेक्स्ट फंक्शंस भी हैं यहाँ पे। उसके बाद मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, लुकअप फंक्शंस हैं, वो हम बाद में देखेंगे। तो हाल फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं कि हम यहाँ पे टीम का एवरेज कैसे निकाल सकते हैं। कि मैं जानना चाहता हूँ कि ऑन एन एवरेज मेरी कंपनी में एक एम्प्लॉय के पास कितने लोगों की टीम है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लिखूँगा इक्वल्स टू एवरेज, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ मैं फॉन्ट साइज़ को, टैब प्रेस करता हूँ। उसके बाद जिस तरह से हमने अप्लाई किया था सम फंक्शन के अंदर, क्योंकि ये एक ही सीक्वेंस में है तो मैं इस पूरी की पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लेता हूँ
अगर अलग अलग होता तो मैं उन लोगों के रेफरेंस सेल को ही सेलेक्ट करता। उसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा टीम साइज़ का एवरेज आ जाता है कि साहब ऐसा है कि आपकी कंपनी के अंदर ऑन एन एवरेज एक आदमी के पास 6.7 लोगों की टीम है। तो इस तरह से आप एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं जानना चाहता हूँ कि यार सबसे ज़्यादा बड़ी टीम किसके पास है, यानी कि सबसे बड़ी टीम साइज़ की साइज़ क्या है। तो मैं लिखता हूँ मैक्स, यानी कि मैं जानना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी टीम कौन सी है। तो मैं लिखूँगा मैक्स, यानी कि मैक्सिमम टीम मेंबर्स किस टीम में है। अब मैं लिखूँगा इक्वल्स टू, अब यहाँ पे टाइप करूँगा मैक्स। अब मैक्स क्या करेगा, वही काम करेगा, मैक्सिमम टीम साइज़ का नंबर मुझे ला करके देगा। तो मैं इस पूरी की पूरी रेंज को सेलेक्ट करता हूँ। इस पूरी की पूरी रेंज में मैं जानना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी टीम साइज़ क्या है। तो मैं मैक्स लिख करके ब्रैकेट क्लोज करके और एंटर करता हूँ। तो मेरे यहाँ पे लिखा आता है कि 10 लोगों की सबसे बड़ी टीम है। ठीक है साहब, मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट पेंटेड कर देता हूँ जिससे कि आपको देखने में आसानी रहेगी। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मैं जानना चाहता हूँ कि सबसे छोटी टीम के अंदर कितने लोग हैं। ठीक है, तो यानी कि मिनिमम साइज़ क्या है टीम की। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, इक्वल्स टू मिनिमम के लिए MIN। उसके बाद आपको उस रेंज को सेलेक्ट करना है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है। तो जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं कि मिनिमम 3 मेंबर्स की टीम है, मैक्सिमम 10 लोगों की टीम है, ऑन एन एवरेज 6.7 लोग हर एक टीम में अवेलेबल हैं और सैलरी का टोटल इतना है। तो ये कुछ बेसिक्स कैलकुलेशन आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कर सकते हैं बहुत आसानी से। एक और चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ कि हमने ये निकाल तो लिया कि साहब ऐसा है कि टोटल सैलरी इतनी हो रही है, लेकिन ये कितने लोगों की है ये कहाँ लिखा है, ये तो हमने बताया ही नहीं। तो उसके लिए एक फंक्शन है जिसका नाम है काउंट फंक्शन। ठीक है, अब ये काउंट फंक्शन जो है वो सिर्फ नंबर्स के ऊपर ही काम करता है, टेक्स्ट के ऊपर काम नहीं करता है। मैं आपको अप्लाई करके बताता हूँ। तो हम जल्दी से काउंट फंक्शन को अप्लाई करते हैं। मैं लिखता हूँ इक्वल्स टू COUNT काउंट। अब काउंट में क्या करना है कि मुझे देखना है कि कितने लोगों की सैलरी है ये। तो मैं इस पूरी की पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लेता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूँ। तो वो बताता है मुझे कि साहब ये 10 लोगों की सैलरी है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है, टेक्स्ट को काउंट नहीं करता है। सेम फॉर्मूला मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे काउंट फॉर्मूला इस टेक्स्ट में लगा देता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे 0 रिजल्ट आएगा। अब अगर मुझे यहाँ पे टेक्स्ट को काउंट करना है तो मैं क्या करूँगा, इक्वल्स टू काउंट लिखूँगा और यहाँ पे काउंट A आएगा। उसके बाद मुझे उसे सेलेक्ट करना है, उसके बाद उस रेंज को सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है। तो यहाँ पे 10 लिखा आ जाएगा। आप ये सोच रहे होंगे कि काउंट A फंक्शन जो है वो एक टेक्स्ट फंक्शन है। दरअसल काउंट A फंक्शन टेक्स्ट फंक्शन नहीं है। काउंट A फंक्शन क्या काम करता है, वो सिर्फ ये काउंट करता है कि कौन सी सेल फिल है, यानी कि भरी हुई है। ठीक है, अगर मैं कोई भी कंट्री यहाँ से डिलीट कर देता हूँ तो वो यहाँ पे काउंट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो काउंट फंक्शन कहाँ पे काम करता है, काउंट फंक्शन नंबर्स पे काम करता है और काउंट A फंक्शन नॉन नंबर्स पे भी काम करता है। अभी मैंने बहुत सारा काम कर लिया है। अब मैं इस फाइल को सेव करना चाहता हूँ। तो हम सब लोगों को पता ही है कि फ़ाइल को सेव करने के लिए आपको Ctrl+S दबाना होगा, ये इसका शॉर्टकट की होता है। इसके अलावा आप यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो ये फ्लॉपी आइकन बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करके भी सेव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि हम इस पर्टिकुलर फाइल को किस तरह के फॉर्मेट्स में सेव कर सकते हैं, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फ़ाइल को कितने तरीके से, कितने फॉर्मेट्स के अंदर आप सेव कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए यूज़ करूँगा F12 बटन का। तो F12 जो है वो सेव एज का शॉर्टकट की है। अब आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये XLSX फॉर्मेट में सेव होती है। इसके अलावा जैसे ही आप यहाँ पे सेव एज टाइप पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे। आप चाहें तो इसे मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक में भी सेव कर सकते हैं या बाइनरी वर्कबुक में भी सेव कर सकते हैं। अब मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक क्या होती है, जब भी कोई आप VBA प्रोग्रामिंग वगैरह डालते हैं एक्सेल के अंदर आपके फंक्शंस, फार्मूलाज या फॉर्मेटिंग के अंदर, तब आपको दूसरी बार जब भी वो फाइल ओपन हो और जो भी आपने प्रोग्रामिंग या कोड आपने अप्लाई किया है वो रन हो, उसके लिए आपको
मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक सेव करनी होती है। बाइनरी में क्या होता है कि जब आपकी फ़ाइल साइज़ बहुत बड़ी है और आपको उससे छोटी साइज़ में सेव करना चाहते हैं तो आप बाइनरी वर्कबुक का यूज़ करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लिखा आ रहा है एक्सेल 97 2003 वर्कबुक, यानी कि किसी भी दूसरे सिस्टम में अगर आपका लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंस्टॉल्ड नहीं है, कोई पुराना वर्जन इंस्टॉल्ड है जैसे कि 97, 98, 2003, तो उसके लिए आप इसे कंपैटिबल फॉर्मेट में सेव करेंगे। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है CSV फाइल फॉर्मेट, यानी कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। इसमें भी आप इसे सेव कर सकते हैं और चाहें तो आप एज ए PDF भी इसे सेव कर सकते हैं। तो ये 4-5 जो फाइल फॉर्मेट है वो आपको पता होने चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसे कब कब आपको काम में लेना है। पुराना कंप्यूटर है, पुराना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है तो इस फॉर्मेट में सेव करेंगे 97 2003। कोई फॉर्मूला फंक्शन अप्लाई किया हुआ है जो कि आपने उसमें VBA कोडिंग भी की हुई है तो उसके लिए आपको मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक में सेव करना है। कुछ भी नहीं किया है तो नॉर्मली सिंपल जो आपका डिफ़ॉल्ट XLSX फॉर्मेट आ रहा है उसमें आपको सेव करना है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा बड़ी साइज़ है फाइल की, बहुत ज़्यादा फॉर्मूला फंक्शंस अप्लाई किए हैं आपने, तो आप बाइनरी वर्कबुक में उसे सेव कर सकते हैं। ऐसे PDF सेव करना है तो PDF पे क्लिक करके सेव कर सकते हैं। तो ये 4-5 ऑप्शंस थे जो कि आपको पता होने चाहिए कि आपको किस तरह से एक्सेल फाइल को किस तरह के टाइप फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। तो क्या हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी एक सेल के डेटा को किसी भी दूसरे सेल में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। किसी भी सेल के डेटा को दूसरे सेल में कॉपी पेस्ट करने के लिए आपको उस सेल को सेलेक्ट करना है, सबसे पहले हाईलाइट करना है। उसके बाद आपको यूज़ करना है शॉर्टकट की Ctrl+C, या फिर आप उस सेल को हाईलाइट करके राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। उसके बाद जब तक ये सेल हाईलाइटेड रहेगा, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं इसके आगे चारों ओर डैश्ड बॉर्डर रिवॉल्व हो रहा है, तो जब तक ये डैश्ड बॉर्डर रहेगा आप पूरी की पूरी एक्सेल शीट में इस डेटा को कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस डेटा को पेस्ट करता हूँ, मैंने पेस्ट कर लिया है। तो इस तरह से आपका कॉपी पेस्ट काम करता है। तो अब इस कॉपी पेस्ट में क्या हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने पूरे के पूरे डेटा को उठा करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसने ये नहीं देखा कि अंदर क्या है क्या नहीं है, सीधा उठाया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। लेकिन क्या हो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला ही पेस्ट करना चाहूँ, क्या हो मैं यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला का आउटपुट ही पेस्ट करना चाहूँ। मेरे कहने का मतलब, जैसे कि हमने यहाँ पे सम फॉर्मूला अप्लाई किया है, अब मैं चाहता हूँ कि ये सम फॉर्मूला को जब मैं कॉपी करूँ और यहाँ पर पेस्ट करूँ तो ये वैल्यू नहीं आनी चाहिए, सिर्फ फॉर्मूला ही आना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो हम वो देखते हैं। तो मैं यहाँ पे Ctrl+C करता हूँ और यहाँ पे जहाँ पे मुझे अप्लाई करना है मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा Ctrl+Alt और V, ये इसका शॉर्टकट की है। आप यहाँ से भी इसे पेस्ट ऑप्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+Alt और V। तो जैसे ही आप Ctrl+Alt+V करेंगे तो पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन आपको सामने नज़र आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑल सेलेक्टेड होता है, यानी कि जो भी उसको डेटा मिला वो ऐसा का ऐसा उठा करके उस सेल में कॉपी पेस्ट कर देगा। लेकिन मैं सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं फॉर्मूला पे क्लिक करूँगा और ओके करूँगा, तो यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला ही पेस्ट होगा। अब यहाँ पे एरर आ रही है, कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि फॉर्मूला को कैसे पेस्ट करना है, सिर्फ फॉर्मूला को ही किस तरह से कॉपी पेस्ट किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, Ctrl+Alt+V, दोबारा पेस्ट करते हैं। अब मैं सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला पेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ उस फॉर्मूला का जो आउटपुट है, यानी कि 1,20,000 4800 ये जो वैल्यू आई है, मैं सिर्फ इसे ही पेस्ट करना चाहता हूँ। तो मैं वैल्यूज़ पे क्लिक करूँगा और ओके करूँगा, तो यहाँ पे ये सिर्फ वैल्यू आ जाएगी। आप देखेंगे कि यहाँ पे जब भी मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला बार में फॉर्मूला नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे फॉर्मूला बार में फॉर्मूला नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि एक्सेल ने उस डेटा की सिर्फ वैल्यू को वहाँ पे पेस्ट किया है। ठीक है, अब दोबारा से हम इसे कॉपी करते हैं और एक और चीज़ देखते हैं। यहाँ पे Ctrl+Alt+V पेस्ट ऑप्शंस के लिए, पेस्ट स्पेशल। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रही है, अगर आपने कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है तो आप यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करके और ओके कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर सेल के अंदर वो फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा।
अब एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ये चारों नाम हैं, मैं इनको कॉपी करता हूँ, ये वर्टिकली है यानी कि कॉलम के अंदर है। अब मैं इन्हें हॉरिजॉन्टली पेस्ट करना चाहता हूँ, मतलब लेफ़्ट टू राइट पेस्ट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कॉपी किया, उसके बाद जहाँ मुझे इन्हें हॉरिजॉन्टली पेस्ट करना है वहाँ पे उस सेल में जाना है और यूज़ करना है कंट्रोल ऑल्ट वी यानी कि पेस्ट स्पेशल। उसके बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पे ऑल पे और ओके करना है। तो ये सारे के सारे जो मैंने यहाँ से कॉपी किए थे जो कि वर्टिकली हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आकर के ट्रांसपोज होकर के हॉरिजॉन्टली हो जाएंगे। हालांकि इसका एक फॉर्मूला भी है, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो इस तरह से आप हॉरिजॉन्टली किसी भी सेल रेंज को ट्रांसपोज करके पेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे जेक, हैरी, ऑस्कर और जेकब का नाम लिखा हुआ है। सेम नाम यहाँ पे भी है, मतलब मैंने इस पूरी की पूरी डेटा टेबल में से कुछ नाम सेलेक्ट कर लिए हैं यहाँ पे, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनका डिपार्टमेंट क्या है। तो आप क्या करेंगे, मैं अगर यूजुअली आपको एक असाइनमेंट दूँ कि आप मुझे जेक का डिपार्टमेंट बताइए, तो आप क्या करेंगे, जेक, अच्छा जेक का डिपार्टमेंट चाहिए, आपने जेक को पढ़ा, उसके बाद आप नेम में जेक को ढूंढेंगे, अच्छा जेक, फिर उसके बाद क्या देखेंगे, अच्छा जेक का डिपार्टमेंट कौन सा, अच्छा डिपार्टमेंट है सेल्स, तो आप क्या करेंगे, सेल्स को कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप, अच्छा हैरी का भी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, अच्छा हैरी कहाँ पे, ये रहा हैरी, हैरी का डिपार्टमेंट क्या है, सप्लाई चेन, तो यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। उसके बाद ऑस्कर, ऑस्कर कहाँ पे है, ये रहा ऑस्कर, ऑस्कर का डिपार्टमेंट क्या है, मार्केटिंग, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। बहुत इजी है। लेकिन अगर आपको इसे फॉर्मूला या फंक्शन की मदद से करना हो तो आप उसे किस तरह से कर पाएंगे, हम वो अब सीखने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे सर इतना छोटा सा तो डेटा टेबल है, इसमें फॉर्मूला फंक्शन अप्लाई करने की क्या ज़रूरत है, आपके सामने ही देखते देखते आपने 2 मिनट के अंदर पूरा का पूरा डेटा कंपाइल करके रख दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि ये जो 10 लोगों की टेबल है ये 10,000 लोगों की होती या 1,000 लोगों की होती, तब आप किस तरह से डेटा को कंपाइल करते हैं। तो उसके लिए हम सीखेंगे वी लुकअप फंक्शन को। तो मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा डेटा है और यहाँ पे मुझे जेक का डिपार्टमेंट लेकर के आना है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे लुकअप फंक्शन का, जिसका नाम है वी लुकअप। हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू वी लुकअप, ये एक फंक्शन है। अब ये जो सबसे पहली चीज़ पूछता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली चीज़ पूछता है लुकअप वैल्यू, यानी कि आपको ढूंढना क्या है, कि साहब जेक को ढूंढना है, कॉमा। वो पूछता है कहाँ ढूंढना है, तो आंख बंद करके उस पूरी की पूरी टेबल रेंज को सेलेक्ट कर लो जहाँ पे जेक का नाम है। उसके बाद कॉमा, उसके बाद वो पूछता है कि मान लीजिए कि जेक मुझे इस पूरी की पूरी टेबल में मिल गया, तो क्या लेकर के आना है, कि उसका डिपार्टमेंट लेकर के आना है। अच्छा, डिपार्टमेंट लेकर के आना है, तो आपको उसको कॉलम इंडेक्स नंबर बताना पड़ेगा। तो अच्छा वो जेक जो है उसका डिपार्टमेंट कौन से कॉलम में है, तो 1 नंबर में तो उसका नाम है, 2 नंबर में उसका कोड है, 3 नंबर की कॉलम में उसका डिपार्टमेंट है। तो कौन से कॉलम नंबर में उसका डिपार्टमेंट है, 3 नंबर की कॉलम में, तो मैं यहाँ 3 लिखूँगा। उसके बाद कॉमा। अब यहाँ पे वो चीज़ आती है बूलियन वाली जो मैंने आपको बताई थी। तो जब भी आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए होता है तब आप फॉल्स लिखते हैं या फिर आप ज़ीरो लिखते हैं, तो दोनों में से कुछ भी एक आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉल्स सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, मतलब जेक नाम का जो एग्जैक्ट जेक जिसका नाम है उसी का डेटा मुझे यहाँ पे चाहिए। उसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज करके और एंटर करूँगा तो यहाँ पे जेक का डिपार्टमेंट आ जाएगा। दोबारा से समझाता हूँ मैं दूसरी बार अप्लाई करके, इक्वल्स टू वी लुकअप, क्या ढूंढना है, हैरी को ढूंढना है, तो हैरी वाला सेल मैंने सेलेक्ट किया, कॉमा, हैरी कहाँ पे है, सर इस पूरी की पूरी टेबल रेंज में कहीं पे है हैरी, ओके, कॉमा। अच्छा हैरी मिल गया तो क्या लेकर के आना है, सर उसका डिपार्टमेंट लेकर के आना। तो डिपार्टमेंट कौन से कॉलम नंबर में है, 1 नंबर में नेम है, 2 नंबर में कोड है, 3 नंबर में डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए क्या करेंगे, हम फॉल्स को सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो हैरी का डिपार्टमेंट आ जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या ध्यान में रखनी है कि इस फॉर्मूला में जो आपकी लुकअप वैल्यू होती है, यानी कि जो हैरी आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है,
I3 फर्स्ट नंबर में, ये हमेशा जो टेबल आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसके हमेशा लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में होना चाहिए। ठीक है, जो भी अपनी ये रेंज सेलेक्ट करी है ना, जो कि लाल रंग में हाईलाइट हुई है, A1 से G11, A1 से G11 के लेफ्ट मोस्ट कॉलम में ये नाम वाली कॉलम होनी ही चाहिए, वरना वो एरर आ जाएगी। आप धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये था बहुत आसान भाषा में वी लुकअप। अब हम सीखते हैं कि एच लुकअप कैसे अप्लाई करते हैं। वी लुकअप का मतलब क्या होता है? वर्टिकल लुकअप, यानी कि इसने वर्टिकली यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ दिखा है। लेकिन क्या हो अगर आपका डेटा दाएं से बाएं यानी कि हॉरिजॉन्टली यानी कि इधर से लेकर के इस तरह से अगर डेटा दिया हो, तो अब वो कैसे कर पाएंगे? तो हम क्या करते हैं, इस डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। हम क्या करते हैं, ये वर्टिकल डेटा है तो हम इसे क्या करेंगे, हमने सीखा था ना कि पेस्ट ऑप्शन की मदद से आप डेटा को ट्रांसपोज कर सकते हैं। जैसे हमने ये जेक, हैरी यहाँ पे ऐसे लिखे हुए थे, हमने उनको ऐसे कर दिया। तो क्या हम इस पूरे के पूरे डेटा को भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस शीट को कॉपी कर लेता हूँ। तो इस शीट पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, उसके बाद मूव और कॉपी पे क्लिक करता हूँ, क्रिएट कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मूव टू एंड पे क्लिक करके ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस वर्कबुक के अंदर इस शीट को कॉपी कर दिया है दूसरी शीट में। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, सर पहले तो आप वर्कबुक बोल रहे थे, अब शीट बोल रहे हो। तो क्या होता है कि जिस तरह से आपका जो नोटबुक होती है, नोटबुक के अंदर जिस तरह से पेजेस होते हैं, उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक पूरी की पूरी ये वर्कबुक है। वर्कबुक के अंदर ये जो शीट होती है वो पेजेस होते हैं। हर पेजेस के ऊपर यानी कि हर शीट के ऊपर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हमने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया है कि नहीं कि हम शीट 2 के अंदर आ गए, यानी कि हम दूसरे पेज के अंदर आ गए हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको आपको आसानी के लिए यहाँ पे पेज 2 लिख देता हूँ कि भाई साहब ऐसा है कि ये पेज नंबर 2 है हमारे नोटबुक का। ओके, तो हम क्या बात कर रहे थे, सबसे पहले इनको यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इन सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ओके, यहाँ भी मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है, इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ इस पूरी की पूरी रेंज को कॉपी करता हूँ, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल ऑल्ट वी, पेस्ट ऑल करना है, क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो मैं ट्रांसपोज पे क्लिक करके ओके कर देता हूँ। तो जो आपका डेटा था वो वर्टिकली था और ये हॉरिजॉन्टली आपके सामने आ गया है। अब इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, इस डेटा टेबल को भी यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट वी दबा करके ऑल पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद ट्रांसपोज पे क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो इस तरह से मेरा डेटा जो है वो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली पेस्ट हो जाता है। अब जिस तरह से यहाँ पे वी लुकअप ने काम किया था, उसी तरह से एच लुकअप भी काम करता है। तो क्योंकि मेरा डेटा हॉरिजॉन्टल है यानी कि लेफ़्ट टू राइट है, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एच लुकअप अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एच लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि वी लुकअप जैसा ही होता है। तो हम ये लिखेंगे इक्वल्स टू एच लुकअप। क्या ढूंढना है आपको, जेक को ढूंढना है साहब, कॉमा कहाँ है जेक, इस पूरी की पूरी रेंज में है जेक। पूरी रेंज को सेलेक्ट कर दिया, कॉमा। अच्छा, जेक अगर मिल जाता है तो क्या लेकर के आना है, उसका डिपार्टमेंट लेकर के आना है। तो डिपार्टमेंट कौन सी रो नंबर में है, 1 2 3, तीसरी रो नंबर में है। तो मैं 3 लिखूँगा यहाँ पे, कॉमा 0, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे उसका डिपार्टमेंट आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, तो इसको समझने की सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इसे बार बार प्रैक्टिस करें। आपका बेसिक कंसेप्ट एक बार क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आपको कभी भी वी लुकअप या फिर एच लुकअप लगाने में परेशानी नहीं होगी। वी लुकअप वर्टिकली काम करता है यानी कि ऊपर से नीचे, एच लुकअप लेफ्ट टू राइट यानी कि हॉरिजॉन्टली काम करता है, इस वजह से इसका नाम एच लुकअप है। दोबारा अप्लाई करके बताता हूँ आपको, इक्वल्स टू एच लुकअप। क्या ढूंढना है आपको, हैरी को ढूंढना है। अच्छा, कहाँ ढूंढना है हैरी को, इस पूरी की पूरी टेबल रेंज में ढूंढना है सर। अच्छा ठीक है, इस पूरी की पूरी टेबल रेंज में अगर हैरी मिल गया तो क्या लेकर के आना है, डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट कौन सी रो नंबर में है, एक नंबर में नेम है, दूसरे में कोड है, तीसरे में डिपार्टमेंट है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 3 और एग्जैक्ट मैच के लिए क्या लिख सकता हूँ मैं,
या तो 0 लिख सकता हूँ या फिर फॉल्स लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे इस बार 0 लिखता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूँ, तो हैरी का डिपार्टमेंट यहाँ पे आ जाएगा। तो अब चलते हैं फिर से हम हमारी शीट 1 में, जहाँ पे हम आपको सिखाऊंगा कि टेबल किस तरह से क्रिएट करते हैं और टेबल क्रिएट करने के एडवांटेज क्या क्या होते हैं। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, ये बोलने में तो एक डेटा टेबल ही है, लेकिन ये अभी तक टेबल नहीं है जब तक कि मैं इसे टेबल में कन्वर्ट नहीं कर लेता। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये डेटा टेबल है, लेकिन ये टेबल तब तक नहीं है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब तक मैं इसे टेबल में कन्वर्ट नहीं कर लेता हूँ। तो उसका फ़ायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि आप सब लोगों ने देखा कि जब भी हम यहाँ पे वैल्यू को अप्लाई कर रहे थे, तो ये A1 से G11 का हमको सेल रेफरेंस देना पड़ रहा था, यानी कि इस पूरी की पूरी रेंज को बार बार हमें सेलेक्ट करना पड़ रहा था। अभी क्या करता हूँ, मैं आपको टेबल क्रिएट करना सिखाता हूँ और आप इस प्रॉब्लम का किस तरह से सॉल्यूशन टेबल आपको दे सकती है वो भी आपको बताऊँगा। तो क्या करना है, आपको जिस भी डेटा टेबल को आपको टेबल में कन्वर्ट करना है, आप उस पूरी की पूरी सेल रेंज को सेलेक्ट करें। उसके बाद उसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+T। ठीक है, Ctrl+T करते ही ये आपका जो डेटा टेबल है ये ऑटोमेटिकली टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे वो पूछता है कि वेयर इज़ द डेटा फॉर योर डेटा टेबल, यानी कि इस पूरी की पूरी रेंज को मुझे टेबल में कन्वर्ट करना है। इसने जो हाईलाइट किया है, क्या वही डेटा मुझे टेबल में कन्वर्ट करना है? बिल्कुल हाँ। क्या मेरे डेटा टेबल्स में हेडर्स हैं? बिल्कुल हैं साहब, ये नेम, कोड, डिपार्टमेंट, सैलरी, ये हेडर्स ही तो हैं। उसके बाद मुझे प्रेस करना है ओके। तो यहाँ पे जो मेरा डेटा टेबल है वो एक्चुअल डेटा टेबल में, यानी कि टेबल के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं इस टेबल को कोई भी थीम दे सकता हूँ यहाँ से, ये आप देख सकते हैं, कोई भी थीम यहाँ से मैं आप उसको दे सकता हूँ अगर मैं कोई भी थीम देना चाहूँ तो। इसका दूसरा एडवांटेज क्या होता है, आप यहाँ पे इस टेबल को नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे डेटा टेबल है तो मैं इसे एक नाम दे देता हूँ। मान लीजिए टेबल 1 तो नाम है ही, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे माई स्पेस टेबल। अब मैं माई स्पेस टेबल लिखूँगा तो वो बताएगा कि आप टेबल नेम में कभी भी स्पेस का यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको स्पेस का यूज़ करना है तो अंडरस्कोर का यूज़ करोगे। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं माई अंडरस्कोर और यहाँ पे लिख देते हैं टेबल। ठीक है, उसके बाद एंटर करते हैं। तो यहाँ पे इस टेबल का नाम यहाँ पे आ गया है। अब क्या होगा कि जब भी मैं यहाँ पे VLOOKUP अप्लाई करूँगा, जैसे मैं VLOOKUP अप्लाई करके बताता हूँ। VLOOKUP क्या ढूंढना है, जेक ढूंढना है। कहाँ ढूंढना है, टेबल एरे सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्टली यहाँ लिखेंगे माय टेबल, तो ये ऑटोमेटिकली आपको आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, इस टेबल में से ढूंढना है आपको ये कि हाँ साहब इस टेबल में से ढूंढना है, तो उसको सेलेक्ट कर लिया आपने, 3,0 एग्जैक्ट मैच के लिए, 3 थर्ड कॉलम में क्योंकि डिपार्टमेंट है, और 0 एग्जैक्ट मैच के लिए एंटर। तो इस तरह से आपका टेबल काम में आता है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे कुछ और डेटा भी ऐड करना है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले इस डेटा को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सैम। तो जैसे ही सैम लिखूँगा तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उस टेबल के नीचे जो भी मैंने नया डेटा ऐड किया है वो ऑटोमेटिकली उस टेबल के अंदर ऐड कर देगा, यानी कि माय टेबल के अंदर उसने उस नए टेबल को भी ऐड कर दिया है। अब कहाँ से देखेंगे, यहाँ डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो माय टेबल के अंदर आपको दिख जाएगा। उसके बाद मैं कोई भी रैंडम नंबर यहाँ पे दे देता हूँ। उसके बाद मैं कोई भी डिपार्टमेंट और डेटा यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसके बाद एक और डेटा ऐड करूँगा तो मैं उसे यहाँ पे भी ऐड कर सकता हूँ। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि जितने भी डेटा टेबल के अंदर उसके बाद जो कुछ भी मैं लिखूँगा ना, वो ऑटोमेटिकली उस डेटा टेबल के अंदर सेव होते रहेंगे, और जब भी मैं कहीं भी उस डेटा टेबल का रेफरेंस देना चाहूँ उस डेटा टेबल का रेफरेंस दे सकता हूँ। तो ये होती है डेटा टेबल का यूज़ करना, क्रिएट कैसे करते हैं और उसका फ़ायदा क्या हो सकता है, और टेबल की फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे यार ये टेबल के अंदर ये उल्टे एरो क्यों आ गए,
तो ये जो है ये फ़िल्टर्स हैं। एक्चुअली फ़िल्टर्स क्या होते हैं, ये डेटा को फ़िल्टर करने के काम आते हैं। अब फ़िल्टर्स क्या होते हैं, जैसे यहाँ डिपार्टमेंट में मैं उन डिपार्टमेंट्स को ही सेलेक्ट करना चाहता हूँ जो कि सेल्स वाले हैं, तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट ऑल पे जो क्लिक किया हुआ है उसे कर दूंगा डीसेलेक्ट, जिससे कि सारे के सारे अनसेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद मैं क्लिक करूँगा सेल्स पे और ओके करूँगा, तो ये सेल्स वाला मेरे सामने आ जाएगा। उसी तरह से सिर्फ मेल सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ सेलेक्ट ऑल पे पहले क्लिक कर दूंगा अनसेलेक्ट करने के लिए। उसके बाद एम पे क्लिक करूँगा और ओके करूँगा, तो मेल्स जितने भी हैं वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये आपका फ़िल्टर काम करता है और इस तरह से आप टेबल यूज़ में लेते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमने बहुत ज़्यादा डेटा पे काम कर लिया है। अब हम ये देखते हैं कि हम किस तरह से इसके अंदर बार ग्राफ बना सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं, ये हम चीज़ें कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या करता हूँ, मैं इस डेटा को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से इस डेटा को कॉपी किया है और मैं ऐसा करता हूँ, एक नई शीट क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे उस डेटा को पेस्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब मुझे ये कोड वाली कॉलम नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, या तो मैं इसे यहाँ से डिलीट कर दूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस पूरी की पूरी कॉलम को सेलेक्ट करना होगा, राइट क्लिक करके, और यहाँ पर डिलीट का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये पूरी की पूरी कॉलम डिलीट हो जाएगी। अभी आप देख रहे होंगे कि ये क्या है कि रैप टेक्स्ट किया हुआ है, तो सही से नहीं दिख रहा है। तो मैं इस पूरी की पूरी कॉलम रेंज को सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद रैप टेक्स्ट पे 2 बार क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद इसे इक्वली अलाइन कर देता हूँ। ओके, अब मैं इसका एक ग्राफ चार्ट बनाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, टीम साइज़ भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, अच्छा रहेगा। टीम साइज़ भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, परफेक्ट। तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ डेटा मेरी शीट 1 से कॉपी करके और शीट 3 में ले लिया है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक यहाँ पे ग्राफ या चार्ट्स बनाता हूँ। अब मैं देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट में ग्राफ या चार्ट कैसे बना सकते हैं। ये आपके सामने डेटा है, इस डेटा के बेसिस पे मुझे चार्ट या बार ग्राफ्स या पाई चार्ट्स बनाने हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इंसर्ट पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा तो सबसे पहले आपके सामने ऑप्शन आएगा रिकमेंडेड चार्ट्स, तो आपको क्लिक करना है उस पर। तो उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट खुद अपनी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग आपको खुद बार ग्राफ खुद बार ग्राफ बना करके बता देगा कि आपके डेटा के ऊपर किस तरह का बार ग्राफ सूट होगा। तो ये बाय इंटेलिजेंस उसने सेलेक्ट किया। अगर आप इस तरह का सिंपल बार ग्राफ लेना चाहें तो ले सकते हैं, या फिर स्कैटर्ड चार्ट भी ले सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल है, ये स्टैट कॉलम चार्ट है और ये परेटो चार्ट है। सिंपल अगर कोई बार ग्राफ क्रिएट करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे इसे क्लिक करके और कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पाई चार्ट्स वगैरह क्रिएट करने हैं, ठीक है, तो पाई चार्ट्स के लिए आपको यहाँ पे पाई पे क्लिक करना पड़ेगा। तो पाई चार्ट आपको इस तरह से नज़र आएगा, आपको यहाँ पे लाइव प्रीव्यू नज़र आएगा। उसके बाद बार ग्राफ क्रिएट करना है तो मैंने आपको बताया ही था। उसके बाद अगर मुझे एरिया वाइज अगर देखना है तो एरिया वाइज इस तरह से चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। रडार वाइज अगर करना है तो इस तरह से आप कर सकते हैं। हिस्टोग्राम वाइज करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन जो मेनली यूज़ आने वाले जो चार्ट हैं इस तरह के बेसिक टेबल में, वो एक तो है कॉलम्स चार्ट, एक है पाई चार्ट और एक है बार ग्राफ चार्ट्स। तो हम जैसे ऐसा करते हैं, पाई चार्ट लेते हैं और ये सिंपल वाला है, सिंपल वाला नहीं, थोड़ा सा 3D ले लेते हैं। 3D के लिए आपको 3D पाई पे क्लिक करना है और ओके करना है। तो जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे आपके सामने ये चार्ट ओपन होकर के आ जाएगा। तो ये इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे बहुत सारी थीम्स दी हुई हैं, बहुत सुंदर थीम्स दी हुई हैं। आप यहाँ से उसे चेंज भी कर सकते हैं, ये जैसे देखिए, और भी बहुत सारी थीम्स हैं। जैसे मैं ये थीम रख लेता हूँ, ओके। और अगर कलर चेंज करना चाहें तो कलर पैलेट भी चेंज कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ से। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट जो फर्स्ट कलर है वही बहुत सही कलर है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर्स आ रहे हैं और आपको देखने में भी सुविधा रहेगी। आप इसे इंक्रीज़ करना चाहें तो इसकी साइज़ को बड़ा भी कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके, और अगर इसे डिलीट करना चाहें तो सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। अगर इसे आपको यहाँ पे दोबारा से कोई चार्ट चाहिए
लेकिन इस बार अगर आप बार ग्राफ इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं रिकमेंडेड चार्ट्स या ऑल चार्ट्स पर क्लिक करके। जैसे मैं ये वाला लेता हूँ और इसमें भी 3D अगर चाहिए तो आपको 3D मिल जाएगा। उसके बाद आपको ओके प्रेस करना है तो ये 3D चार्ट आपके सामने क्रिएट हो जाएगा। आप चाहें तो इस चार्ट का टाइटल भी देख सकते हैं, यहाँ पे उसे चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो लिखना है वो लिख सकते हैं, अगर हटाना है तो इसे सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। तो इससे चेंजेस आपको सामने नज़र आएंगे। बड़ा करना है तो बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट्स या पाई चार्ट्स इंसर्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का डेटा मैनिपुलेशन करना है तो आप जो भी डेटा यहाँ पे मैनिपुलेट करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 1,50,000 कर देता हूँ, तो वो लाइव मैनिपुलेशन आप यहाँ पे देख पाएंगे। जैसे ये 71746 है, मैं यहाँ पे इसे 21,000 कर देता हूँ, तो आप पाई चार्ट में भी यहाँ पे लाइव मैनिपुलेशन देख पाएंगे। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पे नाम लिखे आ रहे हैं मुझे ये नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से इसे डिलीट भी कर सकते हैं सेलेक्ट करके। अगर आप दोबारा लाना चाहें तो Ctrl+Z करके ला भी सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस भी देखने को मिलेंगे चार्ट की फॉर्मेटिंग करने के लिए, कि आप किस तरह से चार्ट को सुंदर बना सकते हैं। तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा एक वीडियो बन सकता है इसके ऊपर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सारे के सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कीजिए और यहाँ से भी आप चार्ट को, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर चार्ट बन करके आ गया आपके सामने। इसमें एक और भी है, ये वाला, ये देखिए एकदम जैसा ऐसा लग रहा है जैसे किसी 3D सॉफ्टवेयर में आपके इस चार्ट को बनाया हुआ हो। तो इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट या ग्राफ्स इंसर्ट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फाइल्स को एक्सपोर्ट करने का भी एक ऑप्शन आता है। उसके लिए आपको जाना है फाइल में, उसके बाद क्लिक करना है आपको एक्सपोर्ट में। तो एक्सपोर्ट में मेनली 2 ऑप्शन आपको नज़र आएंगे, क्रिएट ए PDF और एज एन XPS डॉक्यूमेंट, या फिर चेंज फाइल टाइप। तो मेनली जो अब आप जब भी फाइल को एक्सेल में एक्सपोर्ट करते हैं तो एज ए PDF ही करते हैं, ताकि उसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाए। एज ए टेम्पलेट अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप यहाँ पे एज ए टेम्पलेट भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी ऑप्शंस थे वो मैंने आपको बताए थे कि किस तरह से डिफरेंट फॉर्मेट को आप यूज़ करके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फाइल्स को सेव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 नई चीज़ें आपको मैं दिखाता हूँ। जो नई चीज़ है वो डायरेक्टली आप एज ए PDF एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर XPS फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आप उसे एज ए टेम्पलेट भी सेव कर सकते हैं। तो चलिए फिर से हम चलते हैं अपनी एग्जाम्पल की तरफ। तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट फंक्शंस को यूज़ करके आप टेक्स्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि फॉर्मूलाज टैब को ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। अगर आप उसे एक्सप्लोर करेंगे ध्यान से तो आप एक कैटेगरी देख पाएंगे जिसके अंदर टेक्स्ट फंक्शंस सारे के सारे उन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस को कवर करेंगे जिससे कि हम टेक्स्ट को सेल्स के अंदर मैनिपुलेट कर सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये प्रॉपर केस में टेक्स्ट लिखा हुआ है, यानी कि फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है, उसके बाद जितने भी जो लेटर्स हैं वो स्मॉल हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि ये सारे के सारे टेक्स्ट जो लिखा हुआ है फॉर्मूला के थ्रू ये अपर केस में कन्वर्ट हो जाए, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं लिखूँगा =, उसके बाद लिखूँगा UPPER, ये अपर एक फंक्शन है। उसके बाद मुझे इन सारे के सारे लेटर्स को अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो मैं इस सेल का रेफरेंस दे दूँगा। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूँगा, तो ये जो जेकब है ये ऑटोमेटिकली अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं एक बार जूम इन करके बताता हूँ आपको, ये देखिए, ठीक है। अगर इसी तरह से मैं इसे लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं लिखूँगा यहाँ पे =, लोअर, उसके बाद मैं यहाँ पे उस सेल को सेलेक्ट करूँगा जिसके अंदर टेक्स्ट है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूँगा, तो वो सारा का सारा टेक्स्ट का डेटा है, जो टेक्स्ट के लेटर्स हैं वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी ऑलरेडी लोअर केस में कन्वर्टेड है। अब मैं चाहता हूँ, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसकी थोड़ी सी साइज़ इंक्रीज कर देता हूँ, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि ये फिर से इसी तरह से जिस प्रॉपर केस में जिस तरह से मैंने लिखा है उसी प्रॉपर केस में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए आपको प्रॉपर फंक्शन यूज़ करना होगा। उसके लिए आपको लिखना होगा =PROPER। ये प्रॉपर आपको टैब बटन दबा करके एक्टिवेट करना है। यहाँ पे सेल रेफरेंस पूछ रहा है क्योंकि ये प्रॉपर केस में नहीं है, सारा का सारा लोअर केस में है। तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली प्रॉपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला है उसके लिए मैं क्या करता हूँ,
मैं यहाँ पर जैसे ये सप्लाई चेन्स लिखा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसे यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ इसे, और यहाँ पे पेस्ट एज वैल्यू कर देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल ऑल्ट वी और पेस्ट एज वैल्यू। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फॉर्मूला हट गया है, फॉर्मूला यहाँ पे था और यहाँ पे मैंने इसे एज ए वैल्यू पेस्ट कर दिया है। अब जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेक्स्ट वगैरह टाइप करेंगे किसी भी सेल के अंदर, जब भी आप डेटा एंट्री वगैरह का काम करेंगे, तब क्या होगा ना कि आप कभी कभी एक स्पेस देने की बजाय बीच में आप 2 स्पेस दे देंगे, या फिर इनिशियली आप 3 स्पेस दे देंगे। तो इस तरह से आपका डेटा यहाँ पे बहुत अजीब तरीके से दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ढूंढ के इस पूरे की पूरी एक्स्ट्रा स्पेसेस को सेलेक्ट करके डिलीट करूँ, यहाँ पे भी मैं एक्स्ट्रा स्पेसेस को सेलेक्ट करके डिलीट करूँ। तो अगर आप ये फॉर्मूला के थ्रू करना चाहते हैं तो भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको लिखना होगा इक्वल्स टू ट्रिम। ट्रिम एक फंक्शन है। उसके बाद इस ट्रिम फंक्शन के अंदर उस सेल का रेफरेंस देना है आपको जिसके अंदर आपने एक्स्ट्रा स्पेसेस दिए हुए हैं या फिर गलती से एक्स्ट्रा स्पेसेस आ गए हैं। उसके बाद जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्रिम फंक्शन के थ्रू एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव कर देगा और बहुत सटल तरीके से आपको यहाँ पे प्रेजेंट करके देगा। तो ये था ट्रिम फंक्शन। इसके बाद एक और फंक्शन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, मैं जैसे यहाँ पे एक नाम ले लेता हूँ जेकब, ठीक है। मैं यहाँ पे इसे पेस्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे इसका लास्ट नेम दे देता हूँ, जैसे बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कपिल। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देव। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे ये फर्स्ट नेम लिखा है यहाँ पे और यहाँ पे लास्ट नेम लिखा है, ठीक है। अब मैं इन दोनों नेम को एक ही सेल रेंज में लाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कंकैटिनेट फंक्शन का यूज़ करूँगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको कंकैटिनेट फंक्शन को अप्लाई करना है। मैं लिखूँगा इक्वल्स टू कंकैटिनेट। अब कंकैटिनेट में आपको पहले यहाँ पे पूछ रहा है कि फर्स्ट नेम क्या है, यानी कि टेक्स्ट 1। तो टेक्स्ट 1 में मैं फर्स्ट नेम को सेलेक्ट करता हूँ, कॉमा सेकंड नेम क्या देना चाहते हैं आप। सेकंड नेम में मैं जो लास्ट नेम वाला जो सेल है उसे सेलेक्ट करता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करके इसे एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करके बताता हूँ आपको। आप देखेंगे यार ये तो बिल्कुल चिपका हुआ है। तो यहाँ पे बीच में स्पेस देने के लिए आपको उस फॉर्मूला को एडिट करना पड़ेगा और कॉमा के बाद जो आपने सिंगल कॉमा लगाया है उसके बाद आपको डबल कोट लिखना है, डबल कोट, और बीच में एक स्पेस देना है। उसके बाद डबल कोट लिखना है और कॉमा देना है। तो इस तरह से आप स्पेस ऐड करेंगे। आप देखेंगे कि मैंने इस डबल कोट के बीच में एक स्पेशल कैरेक्टर इंक्लूड किया है जो कि है स्पेस। और अब मैं जैसे एंटर करूँगा तो यहाँ पे जेकब बॉन्ड बहुत आसानी से लिखा हुआ आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, हमने यहाँ पे सबसे पहले कंकैटिनेट फंक्शन को एंटर किया। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, कंकैटिनेट फंक्शन को एक्टिवेट किया। उसके बाद उसमें टेक्स्ट 1 दिया, कॉमा स्पेस के लिए मैंने डबल कोट दिया, उसके बाद स्पेस दिया, उसके बाद डबल कोट, कॉमा उसके बाद मैंने सेकंड सेल दिया जिसमें उसका लास्ट नेम है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर किया। तो इस तरह से आप कंकैटिनेट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट फंक्शंस जो कि आपको पता ही होने चाहिए अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फाइल्स को प्रिंट किस तरह से करते हैं। तो प्रिंट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको आपका प्रिंटर सेटअप करना होगा। आपको ये देखना होगा कि आपके प्रिंटर में किस तरह के पेजेस रखे हुए हैं। तो उसके लिए क्या होता है, आप यहाँ पे जिस भी तरह के पेजेस आपके प्रिंटर में रखे हुए हैं आप यहाँ से उसे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे पेज लेआउट में जाइएगा और यहाँ पे साइज़ में आप यूजुअली A4 साइज़ के पेपर ही होते हैं। तो आप याद रखिएगा अगर आपका प्रिंटर A4 साइज़ सपोर्ट करता है तो A4 सेलेक्ट कीजिएगा, अगर लेटर साइज़ सपोर्ट करता है तो लेटर पे सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि मोस्टली A4 साइज़ ही अवेलेबल होते हैं प्रिंटर्स के लिए ऑफिसेज में और शॉप्स पे। तो आप A4 सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद प्रिंट करने के लिए आपको कंट्रोल P बटन यूज़ करना है, शॉर्टकट की कंट्रोल P, या फिर आप फाइल में जा कर के प्रिंट पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप कंट्रोल P करेंगे या फिर फाइल में जा कर के प्रिंट पे क्लिक करेंगे आपको इस तरह से एक विंडो दिखाई देगी। यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरी इस पूरी की पूरी फाइल में बहुत सारे डेटा मैंने लिया हुआ है ऊपर से नीचे तक, और एक अंदाज़ा लगाएं तो आप देखते ही पता लग रहा है कि ये जितना भी डेटा मैंने लिया है वो एक पेज पे तो कम से कम प्रिंट नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल P दबा करके देखते हैं ये कितने पेजेस में प्रिंट हो रहा है। तो मैंने जैसे ही कंट्रोल P दबाया
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ पेजेस की काउंट आ जाता है। यहाँ पे पेज 1 ऑफ 3 यानी कि 3 पेजेस में ये कम से कम प्रिंट होगा। उसके बाद जो भी आपका प्रिंटर यहाँ पे कनेक्टेड है, आपको उसे यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। क्योंकि मेरे अभी कंप्यूटर से कोई प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है, इस वजह से मैंने यहाँ पे प्रिंटर का ऑप्शन नहीं आ रहा है। लेकिन जब भी आप अपने कंप्यूटर में प्रिंटर को इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे आपका प्रिंटर ज़रूर नज़र आएगा। उसके बाद आप यहाँ पे कॉपीज़ दे सकते हैं कि आपको इस पूरी की पूरी शीट की कितनी कॉपीज़ चाहिए। 1 2 3 4 आप यहाँ से देख सकते हैं, आप यहाँ से दे सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको सेटिंग्स के अंदर कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगे, वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है वो है प्रिंट एक्टिव शीट्स। प्रिंट एक्टिव शीट्स का मतलब ये है कि हम अभी जिस शीट में काम कर रहे हैं, क्योंकि वो हाईलाइटेड है, इस वजह से वो एक्टिव शीट है और कंप्यूटर जो है एक्टिव शीट को प्रिंट करेगा। हमने ऐसा यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है और ये बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है। यहाँ पे जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे 3 शीट दी हुई हैं, शीट 1, शीट 3 और पेज 2। अगर मैं चाहता हूँ कि तीनों की तीनों एक साथ प्रिंट हों तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रिंट एक्टिव शीट की जगह प्रिंट एंटायर वर्कबुक कर दूँगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पहले 3 पेजेस आ रहे थे, अब यहाँ पे 8 पेजेस आ गए हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि यह दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट सेटिंग में आपको बताऊँगा मैं कि आपको किस तरह से पेज लेआउट को सेट करना है, जिससे कि बहुत अच्छी मार्जिन के साथ बहुत कम पेपर के अंदर आपका पेज प्रिंट हो। उसके बाद आपको एक और ऑप्शन नज़र आएगा, प्रिंट सिलेक्शन। अब प्रिंट सिलेक्शन कब काम आता है कि मान लीजिए मुझे सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ का डेटा ही प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस सबसे पहले मैं इसे सेलेक्ट करूँगा जितना डेटा मुझे प्रिंट करना है। उसके बाद मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल P। तो मैं जैसे ही कंट्रोल P करूँगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा प्रिंट सिलेक्शन। तो मैं जैसे ही प्रिंट सिलेक्शन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने डेटा सेलेक्ट किया था वही डेटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। यानी कि जब भी A4 साइज़ में कुछ प्रिंट आउट आएगा तो वही प्रिंट आउट आएगा जो कि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। ठीक है, उसके बाद और भी ऑप्शंस देख लेते हैं हम। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन या फिर लैंडस्केप ओरिएंटेशन। तो जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रिंट लेते हैं और आपके पास जो डेटा टेबल है वो काफ़ी लंबा चौड़ा होता है, तो कोशिश ये कीजिए कि आप हमेशा उसे लैंडस्केप में प्रिंट दें। इससे क्या होगा कि लैंडस्केप में प्रिंट देने से आपका पूरा का पूरा डेटा जो है वो वहाँ पर आने की संभावनाएं एक पेज के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पे सिंगल पेज जो है वो ऐसा पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट हो रहा था। अगर मैं इसे हॉरिजॉन्टल मोड में यानी कि लैंडस्केप मोड में एक्टिवेट कर देता हूँ तो ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरह के पेज लेआउट के अंदर आपका ज़्यादा से ज़्यादा डेटा प्रिंट हो सकता है। इसके अलावा आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे पेज की साइज़ यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो वाइट स्पेसेस हैं लेफ़्ट और राइट और ऊपर और नीचे की तरफ, इन्हें मार्जिन्स कहा जाता है, जिससे कि जो भी आपका प्रिंट हो रहा है वो कट ना जाए, इसके लिए यहाँ पे मार्जिन्स दिए होते हैं। तो आप इन मार्जिन्स को भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो नॉर्मल मार्जिन होता है ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट रहेगा। इसके अलावा आप नैरो मार्जिन पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने नैरो मार्जिन पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि जो मार्जिन है वो एकदम से कम हो गया और जो मेरा डेटा है वो एकदम से लेफ्टवर्ड में शिफ्ट हो गया है। इसके अलावा आप कस्टम मार्जिन भी दे सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे टॉप बॉटम राइट और लेफ़्ट में मार्जिन दिया हुआ है, आप इसे यहाँ से भी कम या बढ़ा सकते हैं। इसके बाद जो सबसे अच्छा ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है वो यहाँ है नो स्केलिंग। अब यहाँ पे स्केलिंग में क्या होता है कि मान लीजिए कि आपको पूरा का पूरा डेटा, मुझे नहीं पता है कि मेरे इस पूरी की पूरी शीट में क्या है, मुझे बस क्या करना है कि मुझे इस पूरी की पूरी एक्टिव शीट जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की है, मुझे इसे पूरा का पूरा एक पेज में फिट करना है। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल P करूँगा। उसके बाद यहाँ पे नो स्केलिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ फिट शीट ऑन 1 पेज। तो मैं जैसे ही फिट शीट ऑन 1 पेज पे क्लिक करूँगा तो मेरा पूरा का पूरा डेटा जो है वो एक ही शीट के अंदर फिट हो जाएगा। लेकिन आप अगर इसे ध्यान से देखें तो ये जो है वो ऑटोमेटिकली इसकी साइज़ जो है, यानी कि फ़ॉन्ट साइज़ और टेबल साइज़ जो है वो छोटी हो चुकी है। इस केस में अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा है तो भी आप उसे एक ही पेज में प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन आपको फ़ॉन्ट साइज़ से और टेबल साइज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा नो स्केलिंग जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका होता है, आप इसे नो स्केलिंग पे ही रहने दीजिए। अगर आप प्रिंट सिलेक्शन कर रहे हैं, यानी कि मुझे सिर्फ इतना सा डेटा प्रिंट करना है, तो मैं कंट्रोल P करूँगा, प्रिंट एक्टिव शीट की जगह प्रिंट सिलेक्शन करूँगा, तो मेरा आसानी से इतना डेटा प्रिंट हो जाएगा। तो ये थे प्रिंट ऑप्शंस।